हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स। इसमें दो चैप्टर्स एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी होगी, आप लोग वहाँ से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। लाइन वाइज 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। एनसीईआरटी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है कि लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाए। और अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें भी बस चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट होने जा रहा है हमारा। इसमें हम लोगों को पढ़ने हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स पढ़ने हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और स्टार्टिंग से पढ़ते आओगे ना तो आधी चीज़ें तो बस रिवीजन हो रही होंगी, ठीक है, उसमें कुछ दोबारा से पढ़ना ही नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, अल्कोहल्स पूरा कंप्लीट हो चुका, फिनॉल्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनकी प्रिपरेशन देख ली, उनकी नेमिंग देख ली, उनकी केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ देख ली, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, सब देख ली। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स होते हैं, जैसे मिथेनॉल, उसको पढ़ते हैं। मिथेनॉल का फॉर्मूला तो सबको ही पता है, मैथ मतलब सिंगल कार्बन, OL लगा हुआ है मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है। तो मेथनॉल CH3OH इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। वॉज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मतलब वुड का डिस्टिलेशन करने के बाद इसको बनाया गया था। ये कुछ भी काम का नहीं है, बस। मोस्ट ऑफ द मेथनॉल इज प्रोड्यूस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन of carbon monoxide at high pressure and temperature in the presence of ZNO Cr2O3 catalyst। क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। कौन सा कैटलिस्ट है, ZNO and Cr2O3। टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर है 200 to 300 ATM, ये प्रेशर है, और टेम्परेचर भी है 573 to 673 केल्विन, ये प्रॉपर टेम्परेचर भी है, ठीक है। मैथनॉल इज अ कलरलेस, कैसा है, कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइल्स एट 37, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है 337 केल्विन। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइजनस है नेचर में। इंजेक्शन ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैथनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉज इवन डेथ। तो थोड़ा सा भी मैथनॉल अगर लेते हैं तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, और ज़्यादा मैथनॉल ले लिया तो डेथ हो जाती है, ठीक है। पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, वार्निशिंग में यूज़ होता है, चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग मिथेनॉल का यूज़ करते हैं, ये भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला मतलब 2 कार्बन का चेन होगी, C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मैथड इज फ्रॉम शुगर, मतलब सबसे पहले किस तरीके से बनाया गया होगा इथेनॉल, मतलब शुगर का फर्मेंटेशन करा के, ठीक है। तो द शुगर इज अ in molasses sugarcane of fruits such as grapes is converted into glucose and fructose, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो पता ही है ना। सबसे पहले शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर को तोड़ते हैं ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है ना चैप्टर, उसमें देखे कैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में बनता है। C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, शुगर, जो शुगर मिलती है ये शुगर केन में, तो उसको तोड़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6H12O6 में। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज अंडर को फर्मेंटेशन, इनको फर्मेंट किया जाता है, एक तरीके से सड़ाया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम जाइमेज की, एंड विच इज फाउंड इन ईस्ट, जो कि ईस्ट में मिलता है। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में इसको फर्मेंट किया जाता है। ये देखो पहली रिएक्शन क्या है, ये शुगर है C12H22O11, वाटर की प्रेजेंस, साथ में वाटर है, इन्वर्टेज एंजाइम पड़ा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट गया। अब इसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इथेनॉल मिल गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब ये इथेनॉल का यूज़ कहाँ होता है, ये देख लो, ये ज़्यादा यूजफुल होता है, ये पॉइजनस नहीं होता नेचर में, ठीक है। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। वाइन बनती है जब तो ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स को ही तो फर्मेंट करके बनाते हैं, तो वो उनसे जो शुगर मतलब स्वीटनेस जो आ रही है वाइन में, तो वो शुगर इनसे आ रही है, ग्रेप्स की जो शुगर है उनसे। क्या होता है, एज द ग्रेप्स राइपन, जैसे ही ग्रेप्स पक जाते हैं, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस एंड ईस्ट ग्रो ऑन द आउटर स्किन। व्हेन ग्रेप्स आर क्रस्ड शुगर एंड एंजाइम कम इन कॉन्टेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। क्या होता है ना, ग्रेप्स के ईस्ट लगा दिया जाता है, तो उसके बाद जब वो राइपन हो जाते हैं, फिर वो जब बस्ट होते हैं, तो जो शुगर होती है ग्रेप्स के अंदर की, और जो ईस्ट होता है, ईस्ट का जो एंजाइम होता है, वो साथ में कॉन्टेक्ट में आते हैं, फिर वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ में वो जब बैड स्मेल आती है, वो किसकी आती है, किसी भी चीज़ के फर्मेंट होने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, ठीक है। द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड 14%। मतलब अगर ये
आप लोग पढ़ते होंगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह पे पढ़ते हैं बायो, जो भी बच्चे बायो ऑप्ट करे होंगे उसमें आप लोग देखोगे, आप लोगों ने एक जगह पे पढ़ा होगा, ये जब हम लोग पढ़ते हैं ये 2 तरीके के रेस्पिरेशंस होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, कितनी परसेंट ऑफ इथेनॉल का परसेंटेज कितना हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर्मेंटेड, तो ये 14% होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब केमिस्ट्री में तो नहीं पूछा जाएगा, बायो में फिर भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बायो में बन जाता है घूम फिर के, और यहाँ पे इसमें अच्छे से बताया गया, ठीक है। If air gets into fermentation mixture, the oxygen of air oxidizes ethanol to ethanoic acid, which in turn destroy the taste of alcoholic drink. अगर ये fermentation mixture में air आ जाती है ना, तो ये air आ गई मतलब ऑक्सीजन आ गई, तो ये इथेनॉल ईजिली इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसके कारण टेस्ट खराब हो जाता है, जो भी ड्रिंक्स बनाते हैं हम लोग इथेनॉल की हेल्प से। इथेनॉल भी कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, कम है मिथेनॉल के कंपैरिजन में। ये भी पेंट में यूज़ होता है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। कमर्शियली अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट सम कॉपर सल्फेट एंड पेरिडीन फाउल स्मेल लिक्विड, इट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड, मतलब जो भी अल्कोहल होती है ना, ये अल्कोहल ही तो कहते हैं, इथेनॉल का कॉमन नेम होता है अल्कोहल, तो इथेनॉल को अनफिट करा जाए, मतलब ड्रिंक ना कर लें लोग, इतने बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको लोग इस अल्कोहल को जो कमर्शियली प्रिपेयर करी जा रही है उसको ड्रिंक ना करें ना, तो उसमें क्या करा जाता है, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया जाता है, पिरिडीन ऐड कर दी जाती है, जिससे गंदी स्मेल आए, तो लोग उसको कंज्यूम ना करें उस अल्कोहल को, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ये पूछा जा सकता है कि अल्कोहल को डीनेचर्ड कैसे करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट मिला के और पिरिडीन मिला के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एथेनॉल है, आपको उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ ईथर पे, लास्ट टॉपिक है हमारा ईथर। ईथर का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, क्योंकि नेम्स तो इसका पढ़ चुके हैं, नेमिंग आईबीसी नेमिंग पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब उसमें से हाइड्रो क्या निकाल लें, वाटर निकाल लें, ठीक है। अब देखो, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जो H+ दे उसकी प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, या फिर एल्कीन बनता है या ईथर बनता है, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उससे प्रोडक्ट हमारे बदल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड to ethene in the presence of sulfuric acid at 443 Kelvin and at 413 Kelvin ethoxyethene is the main product। अगर आपने देखो यहाँ पे 443 केल्विन है, वही प्रोटिक एसिड है, मतलब H2SO4 है, और उसमें क्या बना, ये जो इथेनॉल था उससे वाटर रिलीज हो जाएगा ना, यहाँ से एक H यहाँ से चला जाता है और एक OH तो बनता है CH2 बचा, तो एल्कीन बन गया। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया, 413 केल्विन कर दिया, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या मिल गया, ईथर मिल गया, इथॉक्सी ईथेन मिल गया। तो ये बस इतना याद रखना, टेम्परेचर का लाइटली सा डिफरेंस है, स्लाइट सा डिफरेंस, और उससे हमारे प्रोडक्ट डिफर कर रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन है, इन्वॉल्व द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो, जिसकी मैकेनिज्म आपकी NCERT में दी गई है, उन पे ध्यान देना है, बाकी कोई मैकेनिज्म पे ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देख लो, SN2 की रिएक्शन की मैकेनिज्म है, यहाँ क्या करा है इसने, ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर थे हाइड्रो ऑक्सीजन के पास, तो ये प्रोटिक एसिड के पास जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, तो ये अटैक करेंगे यहाँ पे, तो ये H+ आके यहाँ से ज्वाइन हो गया, तो जब ये H+ यहाँ पे ज्वाइन हो गया, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर H+ को दिया ना, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल आता है, फिर क्या करता है वो दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पे, जब ये देखो पता है आपको ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या किया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया ये H2O, ठीक है। और उसके बाद जब ये कार्बोकेटायन बना एक तरीके से, यहाँ पे CH2CH3 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो फिर से ये देखो प्रोडक्ट बना है ना, CH3CH2O पॉजिटिव, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरा CH2CH3 ये वाला आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और वहाँ से H+ आपको फिर से वापस से मिल गया, तो जो H+ यूज़ किया था स्टार्टिंग में, फिर से वो रिलीज हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो यही इसी तरीके से हमने यहाँ पे किसका प्रिपरेशन कर लिया, ईथर की प्रिपरेशन होगी हमारी यहाँ पे। तो अब देखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू गिव ईथर। तो ये एसिडिक डिहाइड्रेशन हुआ है ना, मतलब एसिड की प्रेजेंस में वाटर रिलीज हुआ है ना अल्कोहल से, तो वो भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। तो द मैथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स। तो जिनके पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स है, मतलब ऐसा सेकेंडरी या टर्सरी वाला ग्रुप जो होता है उसमें नहीं यूजफुल होती है ये रिएक्शन। तो क्योंकि हमें पता है SN2 रिएक्शन किसको फेवर करती है, SN1 रिएक्शन किसको फेवर करती है, उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। ज़्यादा हिंड्रेशन मतलब ज़्यादा ही बल्कि ग्रुप होगा ना तो वो अटैक नहीं कर पाता ईजिली, तो इस कारण, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। देखो, या अगर बल्कि ग्रुप हुआ तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाएगी, एल्कीन बनाने की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ा तो एल्कीन बन जाएगी, वरना तो हमारा ईथर बनता है। The reaction follow SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in higher classes। अगर क्या कहते हैं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो SN1 पाथवे होता है, उसमें वो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस आप लोगों को एक रिएक्शन ध्यान देनी जो NCERT में दी गई है। Dehydration of secondary and tertiary alcohols give to corresponding ether in unsuccessful as elimination competes over substitution, as a consequence alkenes are easily formed। यहाँ पे कह रहे हैं ना, जो डिहाइड्रेशन होता है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में, तो उनके डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ज़्यादातर आपके एल्कीन्स बनते हैं। एल्कीन्स बनते हैं मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है सब्सटीट्यूशन की जगह पे, ठीक है। ऊपर जो मैकेनिज्म पढ़ी उसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादातर प्रेफरेबल कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन वाली, और उससे सिर्फ क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और वहाँ पे आपको एल्कीन मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा भी जाए ना सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड तो मेनली क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लोग कहेंगे वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन की तरफ प्रेफरेबल होती है और एल्कीन प्रोडक्ट में मिलता है, ईथर नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो विलियमसन सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शन है, याद रखना बिल्कुल। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम कार्बन चेन लगी हुई है, जैसे इधर भी CH3 लगा इधर भी CH3, तो वो सिमेट्रिकल, और अगर इधर CH3 लगा इधर C2H5 लगा है तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसमें क्या है, एक अल्काइल हैलाइड लिया, उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो आपको ईथर मिलता है। अब ये देखो, ये अल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहाँ से क्या होता है, ये सोडियम के साथ हैलाइड निकल जाता है और ROR आपका ईथर मिल जाता है। ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्सरी में ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऊपर वाले मेथड से सेकेंडरी टर्सरी वाले नहीं बन रहे थे, यहाँ से सेकेंडरी टर्सरी बन जाएंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन एल्कोक्साइड आयन ऑन द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म चलती है, SN2 मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब ये देखो सेकेंडरी और टर्सरी वाला कैसे हो रहा है, इस पे ध्यान देता है। यहाँ पे दिख रही है एल्कोक्साइड आयन है, टर्सरी है, ठीक है, 3 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से ONA अटैच है, तो फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसने अपने डोनेट करें HCH3 के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये जो Br है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो इसने वो ऑक्सीजन जाके किससे अटैच हुआ, CH3 से अटैच हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और CH3 के बीच में बॉन्ड मिल गया, Na+ और Br निगेटिव, अपना एक कंपाउंड बना दिया NaBr। तो बेटर रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। अगर प्राइमरी लोगे तो कम हिंड्रेंस होगा, तो इसके कारण उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन हो जाती है ज़्यादातर, यही बता रहे हैं यहाँ पे भी। इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज यूज एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे जो एल्कोक्साइड है, सोडियम वाला जो एल्कोक्साइड ले रहे हो वो तो टर्सरी ले लोगे, लेकिन कभी भी जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी मत लेना। अगर आपने वो टर्सरी ले लिया ना तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो एल्कोक्साइड आयन वाला है वो टर्सरी ले लिया तो आपका यहाँ पे ईथर बन जाएगा, लेकिन आपने अगर एल्काइल हैलाइड को टर्सरी ले लिया है तो यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे एल्कीन बन रहा है। देख लो, ध्यान से देख लेना इस रिएक्शन को अच्छे से कि यहाँ पे जो आपका RBr है, सॉरी यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो कार्बन चेन लगी हुई है टर्सरी है,
और कौन से, ये आपके Br के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और ये सोडियम एल्कोक्साइड जो है आपका, ये देखो ये प्राइमरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो Br के साथ ग्रुप है वो प्राइमरी है और एल्कोक्साइड आयन वाले के साथ जो कार्बन ग्रुप है वो टर्सरी है। तो वहाँ पे आपका ईथर बन रहा है, ठीक है। ध्यान से याद रखना, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, एल्कोक्साइड्स आर नॉट only nucleophilic but strong bases as well and they react with alkyl halide leading to elimination reaction। तो यहाँ पे जो alkyl halide होती हैं वो एलिमिनेशन को प्रेफर कराती हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सी नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, बट स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट करती हैं। इस कारण ये रीज़न है आपका इसका, अगर पूछा जाए, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन हो गई है, आई थिंक सो ईथर की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। एक ये बचा हुआ है यहाँ पे, ये भी देख लो। फिनॉल्स आर कन्वर्टेड बाय ईथर, फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मैथड। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड एज अ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल को एज अ फिनॉक्साइड आयन मतलब कर लेंगे, ONa यहाँ पे बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया हम लोगों ने। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, फिर किसके साथ करा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। हैलाइड में से क्या होगा, वही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा R को, और उसके बाद यहाँ पे X रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको ईथर मिल गया, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन हो गई है आपकी इसमें ईथर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसकी कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर आई थिंक सो आपका ये चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया। कल इसकी लास्ट वीडियो होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपना अच्छे से रिवीजन कर लें NCERT का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। और इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा एल्डिहाइड वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी ट्राई करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊँ, ओके। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं फिर से कहूँगी कि चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा तक लोगों तक चैनल पहुँच रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।